हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में जो हमारा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें हाइपर यूरेसीमिया और गाउट डिजीज़ के बारे में। बेसिकली हाइपर यूरेसीमिया और गाउट डिजीज़ क्या है? हाइपर यूरेसीमिया यानी कि यूरिक एसिड का हमारी सीरम में यानी हमारे ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाना, एक प्रॉपर लेवल से एक्सीड हो जाना। और हाइपर यूरेसीमिया के होने की वजह से गाउट सिंड्रोम यानी कि गाउट डिजीज़ डेवलप होती है। यानी हाइपर यूरेसीमिया डेवलप होगा, यूरिक एसिड जो होगा उसका लेवल एक्सीड होगा और उसकी वजह से गाउट सिम्टम यानी कि गाउट डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो सीरम जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड हमने देखा है कि यूरिक एसिड हमारे जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है उसका एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज यूरिक एसिड। और जनरली एक अडल्ट बॉडी के अंदर 3 से 7 ग्राम mg पर डेसीलीटर ब्लड अडल्ट मेल में जनरेट होता है, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वुमेन के अंदर जनरली 1 mg यानी कि अगर आप 3 to 7 बोल रहे हैं तो 2 to 6 रेंज आपका वुमन का जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब जो डेली एक्सक्रीशन है, डेली एक्सक्रीशन अगर हम देखें तो 500 से 700 mg यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन अगर ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक्सक्रीट आउट ना हो और हमारे ब्लड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, देन इट कॉजेज द हाइपर यूरेसीमिया। एंड हाइपर यूरेसीमिया की वजह से कई सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से गाउट है मेन, जो हमें मेन डिजीज़ जो जनरेट होती है दैट इज गाउट। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपर यूरेसीमिया है दैट इज एलिवेशन इन सीरम यूरिक एसिड कंसंट्रेशन, यानी कि यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन सीरम के अंदर जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इस लेवल से अप्रॉक्स ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो हाइपर यूरेसीमिया की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर जो हम कहें कि हाइपर यूरेसीमिया की वजह से क्या जनरेट होता है? गाउट। सो इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिजीज़, यानी कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है विच आर एसोसिएटेड विद द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। यानी कि जो गाउट है उसके अंदर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है यूरिक एसिड का, यानी कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म से जो यूरिक एसिड है वो जो जनरेट हुआ है वो एक्सक्रीट आउट होने की जगह हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, अब वो डिपॉजिट किस फॉर्म में होता है? ये जो डिपॉजिशन है ये जनरली मोनोसोडियम यूरेट की फॉर्म में छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और ये क्रिस्टल्स हमारे साइनोवियल फ्लूइड, वहाँ पर जो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पर जम जाते हैं। और इन टिश्यूज़, इन जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टोफी या टोफाई, जनरली टोफी वर्ड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब ये हमारे साइनोवियल फ्लूइड में डिपॉजिट हो जाते हैं तो दे कॉज द इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट, तो ये जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन जनरेट होगा, ये जिसकी वजह से यानी कि ये हम बोलते हैं कि तरीका ये है कॉज आर्थराइटिस का। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सोडियम यूरेट और यूरिक एसिड जो होता है ये हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में भी जो है डिपॉजिट हो जाता है और कॉज करता है किडनी स्टोन का। ये एक्चुअली इस साइकिल का बना रखा है तो आप इसमें मिक्स नहीं करें, है ना। तो ये हो गए हमारे किडनी स्टोन का भी एक कारण बनता है। यानी एक्सेसिव में जो यूरिक एसिड है वो हमारे साइनोवियल फ्लूइड में जनरेट होता है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड में डिपॉजिट होता है, जो कि आर्थराइटिस कॉज करता है। इसके अलावा ये रीनल स्टोन को भी पैदा करता है क्योंकि ये रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो गाउट है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज द प्राइमरी गाउट एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी गाउट। जो प्राइमरी गाउट होता है वो मेनली एसोसिएटेड होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो आपका गाउट है वो है आपका प्राइमरी गाउट। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो है, इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी, इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड के ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपका प्राइमरी जो गाउट है वो जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राइमरी गाउट है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स मेनली एसोसिएटेड रहते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत बढ़ने लगता है, उनके एंजाइम्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। फर्स्ट इज द फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ये जो साइन है ये इंक्रीज का है, यानी कि इसकी एक्टिविटी बढ़ गई। पीआरपी, ये इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में पीआरपीपी बोल दिया, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज, और ये जो है पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज की एक्टिविटी बढ़ गई। उसके बाद एचजीपीआरटी जो है दैट इज हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये फॉस्फेटेज है बेटा, है ना, फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके बाद जो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में GR बोला है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि उसका एलिवेशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी हुई है और 4 एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि जिनकी एक्टिविटी बढ़ गई है। पीआरपीपी सिंथेटेज 1, ये पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज, इसकी एक्टिविटी भी बढ़ गई है। उसके बाद आपका जो है एलिवेशन ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, इसकी एक्टिविटी भी बढ़ गई, यानी कि 3 एंजाइम ऐसे हैं जिनकी जो है एक्टिविटी बढ़ गई, 3 एंजाइम ऐसे हैं। ठीक है, सॉरी शायद मैंने 4 बोल दिया गलती से। उसके बाद एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी, यानी कि ये एक ऐसा है जिसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की जो है लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों जो हैं इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है और इन तीनों की एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है और वो एक्सेस अमाउंट ही कहीं ना कहीं प्राइमरी गाउट जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ पर फटाफट से आप ऐसा करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर प्राइमरी गाउट में जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है उसको मैं आपको इन्वॉल्व करके समझाऊंगी। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी गाउट के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब यहाँ पर जो है हम पहले इसका एक साइकिल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ लैकिंग की वजह से यूरिक एसिड जनरेट हो रहा है। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ये आपका हमें HMP शंट के का प्रोसीजर है। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो फर्दर पाथवे पे चलेगा और वो राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा HMP शंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो ये जनरेट करता है NADPH। NADPH ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, GR रिप्रेजेंट फॉर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है NADP में। अब हमने कहा है कि यहाँ पर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की एक्टिविटी बढ़ गई, तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो होगा वो इस NADPH जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट के ड्यूरेशन में बन रहा है, वो यहाँ पर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज NADPH कंटिन्यूसली बन रहा है, तो NADPH को कंटिन्यूसली किस में कन्वर्ट करता जाता है, NADP में, और NADP सपोर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को राइबोज फॉस्फेट पे कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि जैसे ही NADP मिलेगा तो ये फटाफट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर NADP से NADPH बन जाएगा, फिर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज आ जाएगा, फिर यही प्रोसीजर चलेगा। तो कंटिन्यूसली ये इसको HMP शंट की तरफ लेके जाता है। राइबोज 5 फॉस्फेट प्रिकर्सर है प्यूरिन्स फॉर्मेशंस का। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट आपका PRPP के अंदर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ PRPP सिंथेटेज। अब देखिए हमने कहा है PRPP सिंथेटेज की एक्टिविटी बढ़ गई है। PRPP सिंथेटेज की जो एक्टिविटी बढ़ रही है
उसकी वजह से ये कंटिन्यूसली इसमें कन्वर्ट होता जा रहा है। पीआरपीपी जो होगा यानी कि फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमीन में, ठीक है, 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमीन में। कई बुक्स में आपको ये 5PR भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो PR का फुल फॉर्म है फॉस्फोराइबोसाइल अमीन, ठीक है। फॉस्फोराइबोसाइल अमीन जो होगा ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर किसके अंदर, पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में 5PR यानी कि 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमीन में कन्वर्ट होने लगता है। और यहाँ पर देखिए हमने कहा है कि पीआरपीपी ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी बढ़ रही है तो 5PR बढ़ रहा है। 5PR का जब अमाउंट बढ़ने लगता है तो यहाँ पर ये आगे जाता है, अलग अलग बहुत सारी मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू ये कन्वर्ट होता है IMP में, यानी आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। किसमें? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। आइनोसिन जो मोनोफॉस्फेट है यहाँ पर ये फर्दर कन्वर्ट होता है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट एंड एडेनिन मोनोफॉस्फेट में। ग्वानोसिन और एडेनिन मोनोफॉस्फेट फर्दर अब कन्वर्ट होते हैं हाइपोजेंथिन में। यहाँ पर हाइपोजेंथिन जो होगा, जो हाइपोजेंथिन जो कि साल्वेज पाथवे से आता है, यहाँ पर ये किससे आता है जनरली? ये आता है आपका साल्वेज पाथवे, ओके, साल्वेज पाथवे, ठीक है। इसमें मैं एक चीज आपको कंफर्म करके बता देती हूँ, है ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो गया है कि हाइपोजेंथिन जो होगा ये हाइपोजेंथिन आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HgPRT। HgPRT की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइपोजेंथिन गुआनोसिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा है कि इसकी तो डेफिशिएंसी है, तो ये हाइपोजेंथिन यहाँ पर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके साथ साथ इस प्रोसेस में PRPP भी यूज होता है, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट जब हाइपोजेंथिन के साथ मिलके आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो PRPP एक्यूमुलेट हो जाता है एंड ये PRP फर्दर इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है। PRP फिर इस प्रोसीजर के थ्रू कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो होता है एक मिनट, है ना, हाँ, ग्वानिन जो होता है सेम HgPRT के थ्रू यहाँ पर कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर जब हमने कहा है कि HgPRT की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पर ये कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। तो जो आपका IMP है वो PRP के पाथवे के थ्रू आता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हाइपोजेंथिन और गुआनिन को आइनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए HgPRT और आपका PRPP चाहिए। HgPRT की डेफिशिएंसी है तो ये कन्वर्जन नहीं होगा और यहाँ पर PRPP एक्यूमुलेट होगा और ये PRPP इस पाथवे के थ्रू यहाँ पर आके मिलेगा और ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आइनोस, तो इसका मतलब ये है कि ये PRPP यहाँ यूज नहीं हो रहा है तो यहाँ से आके IMP का अमाउंट बढ़ा देगा। अब ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है GMP और AMP, ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होंगे हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन में और हाइपोजेंथिन कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हाइपोजेंथिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो हाइपोजेंथिन यहाँ के थ्रू यानी कि ये यहाँ पर आके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हाइपोजेंथिन से कन्वर्जन होता है ज़ैंथीन में, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से फाइनली बनता है यूरिक एसिड ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की ही प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर ये जो पाथवे है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जितने भी एंजाइम की डेफिशिएंसी है वो फाइनली PRPP को भी बढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को भी बढ़ा रहे हैं, राइबोस 5 फॉस्फेट को भी बढ़ा रहे हैं और फाइनली IMP जनरेट करने पे मेन टारगेट है। और IMP जब जनरेट होता है तो फाइनली वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यूरिक एसिड के कन्वर्जन की वजह से यूरिक एसिड हमारे ब्लड लेवल में एक लेवल से ज़्यादा एक्सीड होने लगता है और वहाँ पर यूरिक एसिड ज़्यादा जो है हाइपर यूरेसीमिया कॉज करता है और हाइपर यूरेसीमिया फाइनली गाउट कॉज करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन और हमारे सेकेंडरी जो गाउट रह गया है
उसके बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जो हमारा यूरिक एसिड है वो किस तरीके से हम उसके या तो एक्सक्रीशन को बढ़ा के या उसके प्रोडक्शन को रोक के हम कहीं ना कहीं इस गाउट का या हाइपर यूरेसीमिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे जो आजकल जो ड्रग ऑफ चॉइस जो चल रही है, जो कि कह सकते हैं कि जो मेन ड्रग है दैट इज़ एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल जो होता है ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। अब क्या करेगा ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को क्या करता है, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के हेल्प से ये खुद कन्वर्ट हो जाता है एलोज़ैंथिन में, और जो एलोज़ैंथिन होता है वो मोर सॉल्युबल हो जाता है। और ये क्या करता है, एलोप्यूरिनॉल जो होता है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, और ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को उलझाए रखता है अपने कन्वर्जन में, और ये कन्वर्ट हो जाता है एलोज़ैंथिन। इसके अलावा जब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का शॉर्टेज हो गया तो हाइपोज़ैंथिन और ज़ैंथीन ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। भाई हाइपोज़ैंथिन और ज़ैंथीन फर्दर यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे कि वहाँ पर ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। लेकिन हाइपोज़ैंथिन और ज़ैंथीन जो होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो यहाँ पर ये मोर सॉल्युबल होते हैं, तो ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू यूरिक एसिड। तो एलोज़ैंथिन, वहाँ पर एलोज़ैंथिन, हाइपोज़ैंथिन और ज़ैंथीन ये तीनों ही किस्में जो है हमारे यूरिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो ये यूरिक एसिड के कंपैरिजन के लेस सॉल्युबल होने की हाई सॉल्युबल होने की वजह से ये हमारे ब्लड से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। जो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज द यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स। ये इनमें जैसे एग्जांपल है प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड जो होता है ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। यानी यूरिक एसिड अगर बन भी गया है तो रीनल ट्यूब्यूल्स के ड्यूरेशन में के उस एरिया में इसका एब्जॉर्प्शन घटा देते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, रीनल ट्यूब्यूल के वहाँ पर इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर है थर्ड दैट इज द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि जो एनसेड्स जो ड्रग्स होती हैं वो पेन रिलीविंग का काम करती हैं, जिसमें जैसे कॉल्चिसिन है जो कि गाउटी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में काम किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। अदर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जैसे आपका फिनाइल ब्यूटाजोन है, इंडोमिथासिन है, ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ड्रग्स हैं, इसके अलावा जो डाइट जो है इसमें यह पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अल्कोहल अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको अवॉइड कर दे। क्यों? क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, यूरिक एसिड को प्रेसिपिटेट करता है और हमारे ब्लड में डिपॉजिशन बढ़ाता है, तो अल्कोहल का इंटेक मना कर दिया जाता है। इसके अलावा ऐसी डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है यानी हाई प्रोटीन रिच डाइट को अवॉइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीट है, स्वीट ब्रेड है, फिश है, लीवर है, किडनी है, तो ये चीज़ें जो है अवॉइड की जाती हैं। बहुत ज़्यादा सी फूड अगर कोई पेशेंट खा रहा है तो उसको भी अवॉइड करवा दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है। नाउ कम, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकेंडरी गाउट के बारे में बात करेंगे। चलिए ले लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट जो है उसका जो कॉज है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, यानी वो कोई अनादर कॉज है। ठीक है, यानी कि ऐसे कॉज जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, कोई अनादर ही सोर्स बन रहा है, वो होते हैं आपके सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट के एग्जांपल के को प्रोड्यूस करने के जो कॉजेज़ हैं वो जैसे आपका कैंसर है। कैंसर में जो है कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो रहे हैं, जैसे आपका ल्यूकेमिया है, लिम्फोमास है, पॉलीसाइथीमिया है, ये इसमें कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। इसके अलावा जो है आपका सोरियासिस जो है वो इसको कॉज कर सकता है। रीनल फेलियर अगर किसी पेशेंट में है तो सेकेंडरी गाउट कॉज कर सकता है। सेकेंडरी गाउट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके यहाँ पर, आपको जो समझना है वो आपका ये साइकिल है, आपकी ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं, आपका जो हाइपर यूरेसीमिया है वो उसकी डेफिनेशन, ये सब आपके सिलेबस में है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी इसके MCQs भी शुरू होंगे। टिल देन वेट, कीप वॉचिंग। थैंक यू।